नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार की जो लूसेंट की पुस्तक आती है उस लूसेंट पुस्तक से बिहार की भूगोल से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण सवाल है, हालांकि उसमें तो जितने भी सवाल हैं वो सब महत्वपूर्ण ही हैं, कुछ आउटडेटेड सवाल है उसको देखेंगे और उसको फिर हम लोग साइडलाइन कर देंगे। लेकिन जितने भी महत्वपूर्ण सवाल हैं उन सभी सवालों पर आज हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे, जिससे कोई भी समस्या आपको परीक्षा में न आए। तो बिहार का भूगोल हमेशा से एक चुनौती रहा है छात्रों के लिए। तो उम्मीद है कि बिहार भूगोल के इस सेशन से आप लोगों को काफी ज्यादा लाभ मिलेगा और आप लोग काफी ज्यादा इस सेशन से लाभान्वित होंगे। तो आज का यह सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसमें हम लोग बिहार की जो लूसेंट की पुस्तक है उसके ज्योग्राफी वाले पोर्शन को कवर करने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहला सवाल हम लोग इस सेशन का आज देख लेते हैं। ये वाला कलर क्लियर है? ये व्हाइट कलर क्लियर है या फिर ये कलर क्लियर है? कौन सा सही है? दोनों क्लियर है? ठीक। चलिए, तो पहला सवाल है कि किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है। एक्चुअली सवाल अंतरराष्ट्रीय देशों की बात करता है कि बिहार की जो सीमा है वह किस देश के साथ जुड़ती है। राज्य के साथ भी जुड़ती है, ये आपको पता है, लेकिन यहां पर सवाल है कि किस देश के साथ जुड़ती है। तो एक बार मैं ऐसे करके फिर आपको दूसरी बार मैपिंग में भी इन सवालों को दिखाने का प्रयास करूंगा। जैसे मान लीजिए ये बिहार है, तो यहां पर बिहार उत्तर में किससे टच खाता है? नेपाल से। उत्तर में किससे टच खाता है? नेपाल से। इधर पश्चिमी साइड है, यहां पर बिहार किससे टच खाता है? यूपी से। तो ये है आपका बिहार और इधर जो है वो यूपी से टच खाता है। इधर किससे टच खाता है भैया? इधर खाता है वेस्ट बंगाल से। और इधर किससे खाता है? इधर खाता है झारखंड से। ठीक है, तो ये चारों दिशाओं की बात हो गई जो बिहार की बाउंड्री है किन किन देशों के साथ टच खाती है। तो आपका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा इसमें नेपाल। तो बिहार की जो बाउंड्री है वो नेपाल के साथ टच करती है। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा बिहार की बाउंड्री में आपका देखिए ये जो है नेपाल, बी लिखा है नीचे में, ऑप्शन आगे पीछे है, तो बी नेपाल जो है वो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा अगर मैप में ही देखने का प्रयास करें तो मैप में ही देख लेते हैं बिहार की थोड़ी सी मैप को। तो देखिए यहां पर आप देख रहे हैं बाउंड्री है, देखिए यहां पर है नेपाल। तो नेपाल से कौन कौन सा जिला टच कर रहा है? वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। तो अगर हम बात करें पश्चिम से पूर्व की तो फिर वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ठीक है, और आपको पता है शिवालिक का जो विस्तार है वो पश्चिमी चंपारण में है। जो हिमालय का भाग शिवालिक है उसका विस्तार पश्चिमी चंपारण में है। ठीक है, इसलिए यहां पर तराई मृदा भी पाई जाती है और यहां पर सुमेश्वर श्रेणी की पहाड़ियां भी है, हरहा घाटी भी है, रामनगर दून भी है वेस्ट चंपारण में। तो ये तो एक अलग से मैंने आपको इंफॉर्मेशन दे दी। क्लियर है? चलिए, अब हम लोग अगले सवाल की ओर चलने का प्रयास करते हैं। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला ऐसा है जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? सवाल काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन नेपाल से नहीं करता है, कौन यूपी से नहीं करता है, कौन पश्चिम बंगाल से नहीं करता है, कौन झारखंड से नहीं करता है, कितने जिले नेपाल के साथ लगते हैं, कितने जिले यूपी के साथ लगते हैं, कितने जिले आपके झारखंड के साथ लगते हैं। इन सब सभी तरीकों का जो सवाल है वो आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो इस तरीके के सवाल के लिए आप लोगों को बिल्कुल क्या रहना है? रेडी रहना है कि कितने जो जिले हैं वो बिहार के नेपाल के साथ लगते हैं, उत्तर प्रदेश के साथ लगते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग इन सवालों को देख लेते हैं एक बार। क्या है इन सवालों में महत्वपूर्ण बात? अब तो मधुबनी, किशनगंज, सीतामढ़ी या फिर पूर्णिया, क्या है सीधा सीधी मिला लेंगे कि मधुबनी लगता है कि नहीं, किशनगंज लगता है कि नहीं, सीतामढ़ी लगता है कि नहीं, पूर्णिया लगता है कि नहीं। तो एक बार देख लेते हैं। चलिए, यहां पर देखिए मधुबनी लगता है, सीतामढ़ी लगता है, किशनगंज लगता है, लेकिन पूर्णिया इससे नहीं लगता है। पूर्णिया किससे लगता है? पूर्णिया पश्चिम बंगाल से लगता है। पूर्णिया पश्चिम बंगाल से लगता है। किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार
3 ऐसे जिले हैं जो पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं, पश्चिम बंगाल के साथ। ठीक है, तो 3 ऐसे जिले हैं। तो पूर्णिया जो है वो इनसे नहीं लगता है। इनसे कौन कौन लगता है? वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। कुल मिलाकर 7 जिले ऐसे हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। कुल मिलाकर 7 जिले ऐसे हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। अगर हम यूपी को देखें कि यूपी से कितने जिले सीमा साझा करते हैं, तो उसमें आपको कितना दिखेगा? उसमें दिखेगा 8 जिला। कैसे दिखेगा? देख लीजिए, एक छोटा सा ट्रांजिशन है रोहतास, तो ये रोहतास भी लगता है एकदम नीचे में, छोटा सा रोहतास है, फिर कैमूर है, फिर बक्सर है, फिर आपको दिख रहा है सारण है, सीवान है, गोपालगंज है, फिर आपको वेस्ट चंपारण दिख रहा है और भोजपुर भी आपको टच खाता हुआ दिख रहा है। तो यूपी से कितने जिले टच्ड हैं? तो यूपी से टच्ड हैं कुल मिलाकर 8 जिला। यूपी से टच्ड हैं कुल मिलाकर 8 जिला। रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर 4 हो गए, सारण, सीवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण। तो कुल मिलाकर 8 जिले ऐसे हैं जो कि आपके टच हो रहे हैं किससे? यूपी से। क्लियर है? नेपाल से सॉरी झारखंड से जो टच हो रहे हैं वो कितने हैं? वेस्ट बंगाल से तो देख ही लिया 3 जिला है। अब झारखंड से कितने जिले टच हो रहे हैं? तो एक तो आपने देखा कि नेपाल से 7 हो रहा है, यूपी से 8 हो रहा है और बंगाल से 3 हो रहा है। झारखंड से भी 8 जिले टच होते हैं। झारखंड से स्टार्ट करिए। कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई 4 हो गए, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास 8 हो गए। तो ये मैप से समझ में आ जाएगा, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद और रोहतास। तो रोहतास एक ऐसा जिला है जो आपको दिख रहा है कि झारखंड और यूपी दोनों के साथ है। झारखंड और यूपी दोनों के साथ आपको रोहतास दिख रहा है। वैसे ही पश्चिमी चंपारण आपको इधर यूपी के साथ भी दिख रहा है और इधर नेपाल के साथ भी आपको पश्चिमी चंपारण दिख रहा है। इधर नेपाल के साथ किशनगंज भी आपको दिख रहा है और इधर वेस्ट बंगाल भी आपको नेपाल के साथ दिख रहा है। इधर कटिहार भी वेस्ट बंगाल के साथ दिख रहा है और कटिहार आपको झारखंड के साथ भी दिख रहा है। तो ये सब कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको मैप से संबंधित ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो पटना है, पटना कितने जिलों से टच खाता है यह भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, उसके बाद नालंदा, जहानाबाद, अरवल, ये सब जितने हैं, ये जो बिहार की राजधानी पटना के साथ कितने जिले टच करते हैं ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो बिहार की जो राजधानी है पटना, उसके साथ 9 जिला जो है वो टच करता है, जो क्रमशः नाम आपको मैप में दिख ही जाएगा। क्लियर है? चलिए चलिए 1 मिनट। आवाज क्लियर है? थोड़ी बैटरी लो हो गई थी। चलिए अगले सवाल में, तो इसमें आपका पूर्णिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? ये सवाल आपको पता है, ये सवाल बीपीएससी में भी पूछा गया है कि फतुहा के पास गंगा में कौन सी नदी मिलती है। ऑप्शन आपसे पूछ रहा है सोन, पुनपुन, सकरी, बालन या फिर ई उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखिए पुनपुन रिवर जो है, पुनपुन रिवर, तो करेक्ट आंसर तो आपका सबसे पहले पुनपुन रिवर हो जाता है। पुनपुन रिवर का हम लोग एक बार मैप देख लेते हैं कि पुनपुन रिवर कहां है। ठीक है, तो देखिए ये बिहार की नदियों का मैप है। इसमें आपको पुनपुन रिवर कहां दिख रही है? यहां पर देखिए पुनपुन रिवर दिख रही है। तो पुनपुन रिवर जो है दक्षिण बिहार की रिवर है और पुनपुन रिवर निकलती कहां से है? तो ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है।
मुख्यतः पलामू से आप कह सकते हैं। तो पलामू जिले में फ्लो भी करती है और ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है, फतुहा के समीप गंगा में यह मिलती है। अगर इसकी कुल लंबाई बात करें बिहार में, तो यह बिहार में इसकी कुल लंबाई लगभग 200 किलोमीटर है। 200 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है बिहार में, और यह छोटा नागपुर पठार इस पठार से निकलती है और फतुहा के पास गंगा नदी में मिल जाती है। क्लियर है? चलिए, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर पठार मुख्य तौर पर किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर 1 आपसे पूछ रहा है तांबा के लिए, ऑप्शन नंबर 2 चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर सी लिथियम, ऑप्शन नंबर 4 बॉक्साइट, या फिर 5। तो देखिए, कैमूर पठार आपको पता है कैमूर पठार किस श्रेणी में आता है? तो यह विंध्यन श्रेणी के अंतर्गत आता है। यहां पर देखेंगे तो ये जो इलाका है रोहतास और कैमूर वाला, यह विंध्यन श्रेणी के अंतर्गत आता है। और विंध्यन श्रेणी के अंतर्गत जो पहाड़ियां होती हैं, संरचनाएं होती हैं, उसमें भवन निर्माण से जुड़ी जो सामग्री होती है वो मिलती है, जैसे चूना पत्थर, संगमरमर इत्यादि जो है वो यहां पर आपको देखने को मिलेगा। यहां पर सीमेंट उद्योग भी आपको काफी फेमस है इस साइड में। ठीक है, तो ये विंध्यन श्रेणी की संरचना के कारण कैमूर पठार में आपको चूना पत्थर, संगमरमर जैसे पदार्थ मिलेंगे। आपने पढ़ा होगा बिहार में, आपने एक पढ़ा होगा धारवाड़ क्रम की चट्टानें, दूसरा पढ़ा होगा विंध्यन क्रम की चट्टानें, तीसरा आपने पढ़ा होगा टर्शियरी संरचना, चौथा आपने पढ़ा होगा क्वार्टिनरी संरचना। तो आपने देखा कि ये जो है ये विंध्यन समूह की है। इधर दक्षिण बिहार के इलाके में आपको खड़गपुर की पहाड़ी, मुंगेर वगैरह में आपको दिखेगा कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। इधर आपको दिखेगा जो बीच का मैदानी हिस्सा है ये टर्शियरी संरचनाएं हैं, और उत्तर में जो आपको दिख रहा है यहां पर आपको मिलेगा क्वार्टनरी संरचना। ठीक है, उत्तर में इस इलाके में। तो ये 4 प्रकार की चीजें जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। क्लियर है? तो शायद मैं फिर से एक बार आपको बता दूं कि इसमें कौन कौन सी संरचनाएं आपको देखने को मिलती है। क्लियर है? चलिए एक बार उस पर भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने बता दिया आपको विंध्यन श्रेणी। एक बार फिर से मैं बता देता हूं, शायद थोड़ा सा इसमें ये वाला जो है, ये जो गंगा का मैदान है ये क्वार्टनरी है, और ये वाला जो है ये टर्शियरी है। ऊपर वाला जो है वो टर्शियरी है। उत्तर पश्चिमी में जो रामनगर, दून, हरहा घाटी, सोमेश्वर पर्वत देख रहे हैं वो तृतीयक है। क्वार्टनरी जो चतुर्थक है, वो गंगा का जो मैदान वाला इलाका है वो चतुर्थक है। और आपको ये दिख गया धारवाड़ है जो सबसे पुरानी है, फिर विंध्यन है, फिर टर्शियरी है। टर्शियरी उत्तर पश्चिमी जो इलाका है बिहार का, पश्चिमी चंपारण वाला, और फिर क्वार्टनरी में गंगा का मैदान आएगा। तो अगर कंफ्यूजन है तो मैं इसको एक बार लिख भी आपके लिए दे रहा हूं। पहला आएगा आपको धारवाड़ बता ही दिया। दूसरा कौन है? दूसरा है विंध्यन, ये क्रम से है। तीसरा कौन है? तीसरा है टर्शियरी, और चौथा है क्वार्टनरी। क्वार्टनरी वाला जो है ये कौन सा है? गंगा का मैदान वाला इलाका है। और टर्शियरी जो है, ये बोलने में शायद मेरा स्लिप हुआ था, टर्शियरी जो है वो उत्तर पश्चिम वाला इलाका है, चंपारण वाला, सोमेश्वर श्रेणी वाला। विंध्यन आपको पता ही चल गया, कैमूर और रोहतास वाला इलाका है। और ये सब जो है वो खड़गपुर की पहाड़ी वाला इलाका है, जिसमें मुंगेर वगैरह आते हैं, दक्षिण बिहार के क्षेत्र इसमें आते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए त्रिवेणी नदी किस नदी पर निर्मित है? त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? यह भी सवाल परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है कि त्रिवेणी नहर किस नदी पर स्थित है, किस नदी पर स्थित है। तो ये किस नदी पर है? यह है गंडक रिवर पर। त्रिवेणी नहर जो है वो गंडक रिवर पर है। कहां पर है इसका लोकेशन? पश्चिमी चंपारण में। पश्चिमी चंपारण में त्रिवेणी नहर का आपको लोकेशन दिखेगा। मैं पश्चिमी चंपारण में आपको गंडक रिवर भी दिखा दे रहा हूं। देखिए यहां पर है गंडक रिवर, और ये पश्चिमी चंपारण में यहीं पर त्रिवेणी नहर है। गंडक रिवर की अगर बात करें तो इसका स्रोत कहां से है? अन्नपूर्णा श्रेणी के, मतलब आप कह सकते हैं अन्नपूर्णा श्रेणी से ही जो है यह निकलती है। नेपाल जो अन्नपूर्णा श्रेणी है वहीं से निकलती है। वहां पर है मान गुमेट जगह है, वहां से यह निकलती है। ये जो है इसी पे आपका त्रिवेणी नहर भी है।
उसके बाद पहलजा घाट सोनपुर गंगा नदी में यह मिलती है। पहलजा घाट सोनपुर गंगा नदी में यह मिल जाती है और यह नदी भी काफी महत्वपूर्ण नदी है, उत्तर बिहार की नदी है और इस नदी पर ही त्रिवेणी नहर अवस्थित है। ठीक, चलिए, हाँ कोई सवाल तो अभी नहीं होगा। चलिए, तो अन्नपूर्णा श्रेणी और ये याद रखिएगा और ये याद रखिएगा पहलजा घाट सोनपुर, सोनपुर में ये गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक ठीक, पहलजा घाट सोनपुर गंगा नदी में यह मिलती है। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत लेकर झारखंड राज्य बना था? अच्छा सवाल है कि पुराना बिहार का कितना प्रतिशत एरिया लेकर झारखंड राज्य बन गया था। ठीक है, ये जो ये सवाल है ये मतलब परीक्षा के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य जो है वो बिहार से अलग हुआ। अविभाजित बिहार की अगर बात करें, मतलब झारखंड बनने से पूर्व की अगर बिहार की बात करें, तो बिहार लगभग बिहार के मतलब अगर बात करेंगे तो कितना हिस्सा लेकर वो जो है वो झारखंड राज्य बना है, सवाल यही कह रहा है, सिंपल सा सवाल है। तो इसमें आपको वैल्यू याद रखना है, लगभग 45.85% हिस्सा लेकर झारखंड राज्य बन गया है। लगभग 45.85% हिस्सा लेकर झारखंड राज्य बना है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? बिहार का शोक आप लोगों को पता ही है, बिहार का शोक कौन है? कोसी रिवर है, अपना मार्ग बदलते रहती है, इस बार इस रास्ते से आई, इस बार इस रास्ते से आई, जो है समस्या का सामना करना पड़ता है। तो बाढ़ के लिए कुख्यात है, आप कह सकते हैं, मार्ग बदलने के लिए भी कुख्यात है, बाढ़ लेकर आती है। ये कहां से निकलती है? गोसाई स्थान है, गोसाई स्थान, वहां से यह निकलती है, नेपाल में गोसाई स्थान से यह निकलती है, गोसाई स्थान से। कौशिकी भी इसको कहा जाता है, कौशिकी, गोसाई स्थान से यह निकलती है नेपाल, नेपाल। और मार्ग बदलने के लिए क्या है? कुख्यात है, मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। ठीक है, कुख्यात है। तो मार्ग बदलने के लिए गोसाई स्थान से निकलती है और मार्ग बदलने के लिए यह कुख्यात है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका इसमें करेक्ट आंसर डी, कोसी। डी कोसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आम की केवल वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है, ऐसी कौन सी प्रजाति है जो आम की है और केवल बिहार में ही उपजाई जाती है? कौन सी प्रजाति है? सफेदा। कौन सी है? सफेदा। लिख तो दिया है व्हाइट, लेकिन प्रजाति का नाम सफेदा ही होना चाहिए, सफेद को ट्रांसलेट कर दिया है। तो आम की प्रजाति जो है जो केवल बिहार में उपजाई जाती है उसका नाम है सफेदा। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेतक, जिसको आप जीआई कहते हैं, जीआई टैग, उसके रूप में पंजीकृत नहीं है? समझ गए? तो भौगोलिक संकेतक में कौन सी ऐसी वस्तु है जो जीआई टैग के रूप में बिहार की है और वो पंजीकृत नहीं है? बिहार की मतलब बेसिकली नहीं है। ठीक है, कौन सी जो चीज है वो है? तो इसमें क्या होगा? जर्दालू आम, मूंगा रेशम, कटनी धान, मगही पान या फिर ई। 9th नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? 9th नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मूंगा रेशम। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि मूंगा रेशम कहां पर मतलब सबसे ज्यादा होता है और क्या इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिला हुआ है, नहीं मिला हुआ है, और अगर मिला है तो किस क्षेत्र में होने के कारण इसको मिला है। तो बिहार के भौगोलिक संकेतक के रूप में कौन नहीं है? मूंगा रेशम जो है वह बिहार के भौगोलिक संकेतक के रूप में नहीं है। बाद बाकी जो जगह जो चीजें हैं वो आपको बिहार के भौगोलिक संकेतक के रूप में वर्णित है, जिसमें आप देखेंगे। तो भौगोलिक संकेतक का मतलब क्या है? तो देखिए, किसी भी अगर उत्पाद को जीआई टैग मिलता है ना, तो उस उत्पाद की विशेषता मतलब विशेषता के कारण ही मिलता है। उसमें कुछ अलग खुशबू होती है, कुछ अलग क्वालिटी होती है, तो कुछ विशेषता के कारण ही उसको जो है वो मिलता है। और उस विशेषता के कारण क्या होगा? उस विशेषता के कारण क्या होता है? उसकी जो मांग है डोमेस्टिक लेवल पर भी, इंटरनेशनल लेवल पर भी उसकी जो मांग होती है वह मांग काफी
बढ़ जाती है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी मांग बढ़ जाती है, उसकी पहचान स्थापित हो जाती है, निर्यात भी होने लगता है उसका, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में उसकी डिमांड होने लगती है, जिसके कारण निर्यात बढ़ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है बी, मूंगा रेशम। बिहार में लीची उत्पादन कितना है? देखिए ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी भी इतना ही है। बिहार में लीची उत्पादन कितना है? तो देखिए भारत के उत्पादन का अगर आप देखेंगे तो बिहार में लीची उत्पादन लगभग 74% है। 74% ऑफ इंडियाज प्रोडक्शन आपको बिहार में दिखेगा। क्षेत्र जो प्रमुख है आपको पता है, मुजफ्फरपुर और उससे सटे जो जिले हैं वो सब लीची उत्पादन के लिए काफी प्रमुख हैं। और भारत के लगभग 74% जो लीची का उत्पादन है वह मुजफ्फरपुर में ही होता है, शाही लीची जिसको कहा जाता है। तो शाही लीची की अगर बात करें तो भारत के उत्पादन का 74% बिहार में ही होता है, जिसमें प्रमुख क्षेत्र में मुजफ्फरपुर और मुजफ्फरपुर से सटे जिले सामने आपको दिखेंगे। निम्न में से कौन दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित है? कौन सी ऐसी दो नदियां हैं जो अमरकंटक से निकली हुई हैं? ऑप्शन 1 तापी नर्मदा, ऑप्शन बी नर्मदा सोन, ऑप्शन सी सोन बेतवा और ऑप्शन डी चंबल बेतवा। तो पूछ रहा है कि कौन से ऐसी दो नदी है जो अमरकंटक से निकलती है, मतलब उसका स्रोत जो है वह अमरकंटक है। कौन से रिवर है भाई? ये है आपका नर्मदा और सोन। तो सोन तो आप देखें, सोन जो रिवर है वो तो बिहार में ही प्रभावित होती है, अमरकंटक श्रेणी से निकलती है एमपी के, और मनेर के निकट पटना में यह मिल जाती है, मनेर के निकट। ठीक है, तो मनेर के निकट पटना में मिल जाती है सोन नदी। तो सोन नदी के बारे में, दक्षिण बिहार की नदी है सोन नदी, और यह मनेर के निकट पटना में मिलती है। ठीक, ये निकलती कहां से है? ये भी अमरकंटक से निकलती है। तो सोन रिवर जो है आपका अमरकंटक से निकलती है, ये तो क्लियर हो गया। वैसे इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? सोन और नर्मदा और सोन। करेक्ट आंसर है नर्मदा और सोन। तो बी इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि सोन तीसरे में भी दिया था तो इसमें तीसरे पे लिख दिया, लेकिन नर्मदा और सोन इसका करेक्ट उत्तर है। क्लियर है? चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है, कौन उत्तर की ओर प्रवाहित है? उत्तर की ओर कौन सी प्रवाहित है, ये ध्यान दीजिएगा। इसमें सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि उत्तर की ओर कौन प्रभावित है। इसका मतलब है कि जो दक्षिण की नदियां होंगी वही तो उत्तर की ओर जाएंगी, क्योंकि उत्तर वाली जो नदियां होंगी वो तो दक्षिण की ओर आएंगी। ठीक है, अगर मैप देखते हैं तो कुछ इस प्रकार का आपको ये दिखेगा। देखिए ये देखिए, उत्तर वाली जो नदियां हैं वो तो नीचे आ गई हैं, दक्षिण में आ रही हैं, और दक्षिण वाली जो नदियां हैं वो जाएंगी ऊपर। ठीक है, वो जाएंगी ऊपर। क्लियर है? तो इसका मतलब है कि उत्तर बिहार की जो नदियां हैं वो इसमें नहीं होगा, इसमें जो दक्षिण की नदियां होंगी वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो मैक्सिमम उत्तर जो है, 3 उत्तर इसमें उत्तर बिहार का दिया हुआ है, एक उत्तर जो है वो दक्षिण बिहार का दिया है। वो कौन है? सोन। इसमें एक ऑप्शन जो बनाया गया है वो दक्षिण बिहार का बनाया गया है, बाद बाकी जो ऑप्शन है वो उत्तर बिहार की नदियां हैं। तो इसलिए करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा सोन। ठीक है, सोन, क्योंकि कोसी, घाघरा, गंडक ये तीनों कहाँ की है? उत्तर बिहार की है, और उत्तर बिहार की नदियां होने के कारण ये जो है ये कहां पर, इसका डायरेक्शन क्या होता है? दक्षिण, दक्षिण की ओर ये प्रवाहित होती है। ये दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। क्लियर है? चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या है? बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? अमरकंटक में आपको पता ही है कि बिहार में, अभी मैंने बताया भी, जो आपने एक सवाल में भी देखा, तो अमरकंटक से उद्गमित कौन होती है? अमरकंटक मध्य प्रदेश में है, वहां से उद्गमित कौन होती है? सोन रिवर। दक्षिण बिहार की रिवर जो सोन रिवर है वो आपका अमरकंटक से उद्गमित होती है। पुनपुन के बारे में बताया था, छोटा नागपुर पठार की ये नदी है, छोटा नागपुर पठार से ये उद्गमित होती है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या है? सोन। करेक्ट आंसर है आपका सोन रिवर। क्लियर है? करेक्ट आंसर है सोन रिवर, अमरकंटक पहाड़ी। ठीक है, अमरकंटक पहाड़ी, सोन रिवर। सोन रिवर जो है वो आपको पता है मनेर के पास पटना में मिलती है, मनेर के पास यह पटना में मिलती है।
गोपद, रिहंद, ये सब क्या है, ये सब इनकी सहायक नदी है, गोपद, रिहंद वगैरह। ठीक है। कुल जो इसकी अगर लंबाई की बात करें तो लगभग 720 किलोमीटर है, लेकिन बिहार में अगर इसकी लंबाई की बात करें, कुल लंबाई 720 है और बिहार में इसकी अराउंड 202 किलोमीटर है बिहार में। कुल लंबाई वैसे 720 है, लेकिन बिहार में अगर प्रवाहित क्षेत्रों की बात करें तो ये 202 है। ठीक है। सोन रिवर। बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती है? ऑब्वियसली उत्तर की ओर से कौन कौन आकर मिलेगा, उत्तर की ओर से, और एक होता है कि उत्तर की ओर से आकर मिल रही है, मतलब उत्तर की ओर से, समझिएगा सवाल। ठीक है, उत्तर की ओर से आकर मिलती है। घाघरा, कोसी, पुनपुन, कोसी, महानंदा, कर्मनासा, गंडक, कमला, बागमती, सोन, कोसी, उत्तरी कोयल। अब आप लोग इसमें सही उत्तर की पहचान करिए। उत्तर की ओर से आकर मिलती है, देखिए सोन जो है वो कैसे मिलती है, उत्तर की ओर से आकर मिलती है, तो मतलब उत्तर डायरेक्शन से आपसे पूछ रहा है। ठीक है। तो सोन जो है वो किधर से आती है, दक्षिण, दक्षिण बिहार से आती है, तो दक्षिण की ओर से आती है, ये दक्षिण बिहार से आती है, तो ये नहीं होगा। ठीक है। एक ऑप्शन गया तो इसमें तो चला गया मामला। यहां पर भी क्या है, कर्मनासा, ये भी जो है ये भी दक्षिण से आती है। यहां पर भी क्या है, पुनपुन, ये भी दक्षिण से आती है। लेकिन गंडक, कमला और बागमती ये उत्तर की ओर से आकर मिलती है। ठीक है। एक होता है कि उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है, यह अलग बात है कि उत्तर दिशा की कौन प्रभावित होगा, वो दक्षिण बिहार की नदियां होंगी। लेकिन उत्तर की ओर से कौन मिलता है, डायरेक्शन उसका दक्षिण होगा, आएगी वो दक्षिण की तरफ, लेकिन वो उत्तर की ओर से आ रही है। ठीक है। तो सोर्स पूछ रहा है कि कौन उत्तर की ओर से आ रही है, तो उत्तर बिहार की नदियां उत्तर की ओर से आएंगी, तो ये उत्तर की ओर से आएंगी। इसीलिए करेक्ट आंसर है आपका सी, गंडा, कमला और गंडक, कमला और बागमती। ठीक है। चलिए इसका जो है हम एक बार मैप देख लें तो ज्यादा ही क्लियर हो जाएगा चीज। ये देखिए, यहां पर आपको दिख भी रहा होगा कि यहां देखिए घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा, ये सब उत्तर की ओर से आती है। हर ऑप्शन में आप देख रहे हैं, चाहे वो सोन दे दिया है तो ये दक्षिण हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। चाहे वो पुनपुन दे दिया है, ये गलत हो गया। फल्गु भी दे देता तो गलत हो जाता। कर्मनासा दे दिया है वो गलत है। क्यूल दे देगा वो गलत हो जाएगा। अजय दे देगा वो गलत हो जाएगा। ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा निर्धारण करती है? कौन सी ऐसी नदी है जो बिहार और यूपी के बीच सीमा निर्धारण करती है? अब अगर आप मैप देखेंगे तो आपको इससे आइडिया लग जाएगा। एक देखिए यहां पर आपको दिखता होगा, इधर देखिए, देखिए यहां पे, इधर देखिए, यहां है यूपी। ठीक है। इधर बिहार हो गया ये वाला इलाका। तो यहां पर आपको कौन कौन सा रिवर दिख रहा है, एक तो दक्षिण बिहार की रिवर जो है वो दिखती है आपको कर्मनासा। ये कर्मनासा रिवर बिहार और यूपी के बीच सीमा बनाती है, पहला हो गया। दूसरा जो एक रिवर है वो आपको दिख रहा है घाघरा। दूसरा एक रिवर जो आपको दिख रहा है वो दिख रहा है घाघरा, और इधर भी यूपी है। और तीसरा एक जो रिवर दिख रहा है वो कौन सा दिख रहा है, गंडक। यहां पर देखिए इस इलाके में गंडक। तो घाघरा, गंडक और करमनासा, ये तीन ऐसे रिवर हैं जो यूपी के साथ सीमा मिलाते हैं। ठीक है, यूपी के साथ। क्लियर है? चलिए, घाघरा जिसको सरयू भी कहा जाता है, ये आपको पता है, नेपाल से ही निकलती है ये, नेपाल से ही। तो घाघरा, गंडक और करमनासा, ये तीनों रिवर ऐसी हैं जो यूपी के साथ सीमा बनाती है। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा, एक बार देख लिया जाए, कर्मनासा, गंडक और घाघरा। तो सी जो है वो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सबका लोकेशन, सब कहां पर गंगा से मिलती है, इन सब को भी आपको प्रमुख रिवर्स में ध्यान रखना है कि ये सब कहां जो है वो गंगा से मिल रही है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है,
निम्न नदियों में से कौन सी जो है वो सबसे अधिक नदी मतलब अपने मार्ग का परिवर्तन करती है, सबसे अधिक कौन करती है? तो आपको पता ही है कि उसके लिए कौन विख्यात है या कुख्यात है, जिसके कारण बाढ़ भी आता है, वो कौन है? वो है आपकी कोसी नदी, जो गोसाई स्थान से निकलती है। कहां पर? नेपाल में गोसाई स्थान से निकलती है। इसको कौशिकी भी कहा जाता है। ये कोसी रिवर है, कोसी नदी काफी महत्वपूर्ण रिवर है और यह कुर्शैला के निकट गंगा में मिल जाती है। कोसी रिवर, कोसी रिवर, ठीक है। लगभग इसकी कुल लंबाई मानी जाती है 720 किलोमीटर, जिसमें 260 किलोमीटर की जो लंबाई है वह 260 किलोमीटर जो है वह बिहार में यह फ्लो करती है। बिहार में इसकी लंबाई 260 किलोमीटर है। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? ऊपरी गंगा नहर, त्रिवेणी नहर, त्रिवेणी नहर के बारे में बता ही दिया हूं, यह पश्चिमी चंपारण है, तो बिहार के क्षेत्र में इससे सिंचाई होती है। त्रिवेणी कैनाल आपको पता है पश्चिमी चंपारण। कौन से रिवर है? गंडक रिवर। कौन सा रिवर है? गंडक रिवर। तो बिहार के क्षेत्र में सिंचाई किससे होती है? त्रिवेणी नहर से। 17 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? त्रिवेणी नहर या त्रिवेणी कनाल, उससे जो है वह बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। स्पेशली यह पश्चिमी चंपारण के इलाकों में इसके माध्यम से सिंचाई होती है। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? अभी बताया है। त्रिवेणी नहर कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में। अब उसमें जो है किस रिवर से पानी आएगा? किस रिवर से आएगा भाई त्रिवेणी नहर में? गंडक रिवर से। अभी भी दिखाया था त्रिवेणी नहर, एक बार देख लीजिए मैप में भी तो ज्यादा क्लैरिटी से समझ में आ जाएगा। यहां देखिए, दोनों मैप लगाऊंगा तो ज्यादा बढ़िया से समझ में आएगा। यहाँ देखिए, इस इलाके में है त्रिवेणी नहर, पश्चिमी चंपारण, और इस इलाके में कौन सा फ्लो है? गंडक। तो इस कारण से आपको त्रिवेणी नहर में कहां से पानी आता है? गंडक रिवर से। और इससे जो सिंचाई व्यवस्था समृद्ध होगी वो कहा? चंपारण के क्षेत्र में ही सिंचाई काफी बेहतर हो जाएगी इस नदी के माध्यम से, इस नहर के माध्यम से। ठीक है, चलिए चलिए आगे चला जाए। संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है। संपूर्ण बिहार राज्य में क्या स्थित है? मतलब मैक्सिमम लगभग 96% के करीब क्या है वहां पर? मैदानी क्षेत्र है। लगभग 96% जो इलाका है वह मैदानी क्षेत्र है। मैंने आपको बताया कि दक्षिण बिहार में आपको धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिलती हैं, फिर विंध्यन संरचना आपको रोहतास कैमूर के क्षेत्र में देखने को मिलती है। सबसे ऊपर में जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है बिहार का, जिसमें पश्चिमी चंपारण वगैरह का इलाका आता है, वहां पर क्या मिलता है? वहां पर टर्शियरी संरचना मिलती है। और जो बिहार का जो मैदानी इलाका है वह क्वार्टनरी संरचना के अंतर्गत आता है। और लगभग माना जाता है कि बिहार का जो जो ये वाला इलाका है, ये जो क्वार्टनरी संरचना है, जो लगभग बिहार के मैदान का जो क्षेत्रफल है वह लगभग बिहार के कुल क्षेत्रफल का 96% जो है वह क्या है? वह 96% आपका मैदान है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इन द प्लेन एरिया, इन द प्लेन एरिया। बिहार में भांगर मिट्टी मिलती है। बिहार में भांगर मिट्टी कहां पर मिलती है? गया, बोधगया, पूर्वी चंपारण, भागलपुर क्षेत्र में, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में, गया, नालंदा, बोधगया, सासाराम क्षेत्र में, पूर्वी चंपारण, नालंदा, गया और सासाराम क्षेत्र में। तो कहां पर आपको यह सामान्य तौर पर भांगड़ मिट्टी मिलती है? देखिए, पुरानी जो है वो क्या होती है? पुरानी जलोढ़। पुरानी जो है जलोढ़ को क्या कहा जाता है? नई जलोढ़ है खादर है, पुरानी जलोढ़ जो है वो पांगड़ है। तो ये आपसे पूछ रहा है। यहां पर देखिए एक बार थोड़ा सा स्पेसिफिक एरिया इसमें पूछा है,
तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या है? बी, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में। वैसे आपको ज्यादातर जो बांगड़ मिट्टी है वो आपको कहां पर देखने को मिलती है? दक्षिणी बिहार के इलाके में आपको बांगड़ मिट्टी देखने को मिलती है, और उत्तरी बिहार के इलाकों में आपको खादर देखने को मिलती है, क्योंकि उत्तरी बिहार में क्या होता है? बाढ़ का प्रकोप है। ठीक है, आपने देखा कि हिमालयी नदियां जो है वो हमेशा उसमें पानी रहता है, सदा नीरा नदियां हैं। और जो पठारी नदियां होती हैं जो नीचे से आती है उसमें वो मौसमी है, बरसाती है, वो सब उसमें जो है बरसात के समय में ज्यादा पानी देखने को मिलता है। तो हिमालयी नदियों के कारण जो उत्तर से आ रही हैं उन नदियों के कारण क्या होता है? बाढ़ का प्रकोप बिहार के क्षेत्र में होता है, जिसके कारण वहां की जो मृदा है वो नवीन हो जाती है, उत्तरी बिहार की मृदा। तो जलोढ़ का जो जो नई जलोढ़ है वो उत्तरी बिहार में पाई जाती है, और पुरानी जलोढ़ सामान्य तौर पर आपको दक्षिणी बिहार में देखने को मिलती है। बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर बना है? बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर बना है? तो देखिए ये जो है वो हो जाएगा आपका गंगा। गंगा, ठीक है। बहुत जगह इसमें सोन भी है, लेकिन इसमें गंगा होना चाहिए। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का अनाच्छादित प्रतिशत, वनाच्छादित प्रतिशत लगभग कितना है? देखिए ये जो है थोड़ा सा आउटडेटेड सवाल है। जिस समय ये सवाल आया था तो लगभग यह कितना था? 17%। 17% था। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? ये अच्छा सवाल है, थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि ये थोड़ा सा हिस्ट्री वाला भी सवाल है कि किस अखबार का जो प्रकाशन है वह पटना से होता था। तो किसका होता था? इंडियन नेशन का प्रकाशन आपका पटना से होता था। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल क्या है? बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें क्या है? 24 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? चावल, गेहूं एवं मक्का। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल है चावल, गेहूं और मक्का। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से काफी पुराना है? अगर अभी आपने मेरी बात सुनी होगी तो इसका आंसर आप दे देंगे। मैंने आपको बताया था धारवाड़ क्रम में कौन सी आती है? खड़गपुर की पहाड़ियां जो सबसे पुरानी है। रोहतास पठार किसके अंतर्गत आता है? कैमूर पठार, वो विंध्यन संरचना के अंतर्गत आता है, वो उससे थोड़ी सी नई है। टर्सियरी संरचना में क्या आता है? उत्तर पश्चिमी जो पहाड़ियां हैं जैसे सोमेश्वर श्रेणी, ये सब। और क्वाटनरी में क्या आता है? बिहार का मैदान, वो सबसे नई है। तो सबसे पुरानी कौन हो गई? जो धारवाड़ क्रम में है। और उसमें क्या आंसर होगा? उसमें होगा खड़गपुर का पहाड़िया, क्योंकि ये सबसे पुरानी है, ये सबसे पहले है। इसके बाद कौन सी है? इसके बाद ये है। इसके बाद कौन है? इसके बाद ये है। और इसके बाद कौन है? इसके बाद ये है। ठीक है, इसके बाद ये। क्लियर है? बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया गया है? बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया गया है? कौन सी रिवर है जिस पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया गया है? कोसी रिवर पर। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? यह आसान सवाल है। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बरौनी में है तेल शोधक, जो ऑयल रिफाइनरी है। किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? मखाना, इसकी प्रोसेसिंग वाली मखाना भी अब मिलती है, तो मखाना के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है। जुलाई 2018 तक पटना जिले बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध थे? मतलब पटना जिले को कितने जो जिले हैं वो टच करते हैं? ये मैंने आपको उस समय ही बताया कि कितने जिले टच करते हैं। 29 नंबर में C9। C9 29 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है C9 जिले जो हैं वह बिहार को इसमें टच करते हैं। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट के लिए। बिहार में जो डालमिया नगर है वह बिहार में किसके लिए प्रसिद्ध है? बिहार में सीमेंट के लिए डालमिया नगर प्रसिद्ध है। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? बिहार में आपको पता है झारखंड से अलग होने के बाद बिहार में जो कोयले का अनुमानित भंडार है ना वो काफी कम हो गया। तो बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? वह है लगभग 16 करोड़ टन। तो बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार लगभग 16 करोड़ टन है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 16 करोड़ टन। क्लियर है? 16 करोड़ टन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
एक मिनट, चलिए। मिलाना है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। 32 नंबर में सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। देखिए अबरख जो है वो कहाँ का है, तो अबरख हो जाएगा गया का। स्वर्ण मुंगेर अभी तो जमुई में भी मिला है। डोलोमाइट कहाँ मिला है भाई, रोहतास में। और पेट्रोलियम किशनगंज में। तो पहला है 2, दूसरा है 1, तीसरा है 4 और चौथा है 3। तो 2143 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी। सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, सी। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है। तो देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग से भी सवाल पूछा गया है और उसमें भी कौन छपरा और इसको जोड़ता है, गोपालगंज को। 33 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, राजमार्ग संख्या, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 85, क्रमांक 85। 33 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी, 85। बताना है बिहार से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग जो बिहार से नहीं गुजरता। पहले का सवाल है हालांकि बिहार में सर्वाधिक लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग और प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग जो बिहार के लिए नहीं है। 34 नंबर में आपको बताना है। तो देखिए बिहार से गुजरने वाला क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या। ये देखिए यहाँ पर संख्या जो है वो मिस हो गया है, संख्या यहाँ पर मिस हो गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो बिहार से नहीं गुजरता वो है यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12। बिहार में प्रस्तावित सर्वाधिक लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और जो बिहार के लिए नहीं है वो है 87, वो है 87। ठीक, 87 क्लियर है। तो ये आपका है 12, 87, 2 होगा वो 2, तीसरा नंबर ऑप्शन है 2। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। 35 नंबर में पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, डी, हाजीपुर में यह स्थित है। बिहार के हाजीपुर में पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, हाजीपुर। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, हाजीपुर। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, हाजीपुर। बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है। बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है। 36 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, हाजीपुर। बिहार में केला उत्पादन अगर क्षेत्र की बात करेंगे तो वह भी क्या है, हाजीपुर ही है। मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य कौन सा है। मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य कौन है, बिहार। कौन है, बिहार। बिहार में निम्नलिखित में कौन रेशम वस्त्र उत्पादक केंद्र है। बिहार में निम्नलिखित में कौन रेशम वस्त्र उत्पादक केंद्र है। आपको पता है ये कौन है, भागलपुर है। डालमिया नगर तो किसके लिए प्रसिद्ध है, डालमिया नगर सीमेंट के लिए। तो भागलपुर रेशम वस्त्र का उत्पादक केंद्र है। निम्नलिखित स्थानों में भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी कहां स्थित है। तो निम्नलिखित स्थानों में से भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी कहां स्थित है। 39 क्वेश्चन नंबर का करेक्ट आंसर क्या है, डी, मोकामा। तो यह मोकामा में स्थित है। 39 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी, मोकामा। बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित में से, ये तो थोड़ा पुराना सवाल है, 41 देखिए। काकोलथ जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। लूसेंट से उठाया गया तो कुछ बहुत पहले के भी उसमें सवाल है। तो काकोलथ जलप्रपात निम्नलिखित में से कहां स्थित है, नवादा। क्या होगा 41 का करेक्ट आंसर, डी, नवादा में है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी क्षेत्र में है। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन है इसके हिसाब से तो कटिहार है। वैसे सबसे ईस्टर्न बाउंड्री में कौन है, सबसे ईस्टर्न है आपका किशनगंज। सबसे ईस्टर्न है किशनगंज। सबसे दक्षिण में कौन है, गया। सबसे उत्तर में तो आपको पता है पूर्वी
चंपारण। ठीक है, तो सबसे ईस्टर्न में कौन है आपका कटिहार इस सवाल के हिसाब से। यहां पर वैसे कौन है, वैसे है पूर्णिया, सॉरी वैसे है आपका किशनगंज, वैसे आपका किशनगंज है इस सवाल के हिसाब से आपका कटिहार है, वैसे आपका किशनगंज ये वाला। ठीक है, ये वेस्टर्न मोस्ट कैमूर है, नॉर्दर्न मोस्ट वेस्ट चंपारण है, और सदर्न मोस्ट गया है। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जो है वो बिहार में स्थित है, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा बिहार में स्थित है। करेक्ट आंसर इसको सोच करके बताइए, कौन सा जो झील है वह बिहार में स्थित है, बताइए कौन सा जो झील है वह बिहार में स्थित है। चलिए, कौन सा जो झील है वह बिहार में स्थित है। चलिए, चलिए कौन सा जो झील है वह बिहार में स्थित है, तो कौन सा झील है, अनुपम झील जो है वह बिहार के कैमूर में स्थित है। अनुपम झील आपको पता ही है। सांभर झील आपको पता है राजस्थान में स्थित है सांभर झील। अनुपम झील बिहार के कैमूर में स्थित है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र किससे आच्छादित है आपको पता है, कछाड़ी मिट्टी से। कछाड़ी मिट्टी से बिहार का, जिसको आप एलुवियल सॉइल कहते हैं, उससे बिहार का अधिकांश क्षेत्र आधार जो है वो ढका है। पुरानी जलोढ़ नई जलोढ़ इन सब से ही बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर 2011 की जनगणना से की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा है। तो आप भी समझ रहे हैं कि इसमें बिहार का स्थान कौन सा होगा, 45 नंबर क्वेश्चन में करेक्ट आंसर है बिहार का स्थान पहला है, निम्नतम में पहला माने सबसे नीचे। भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान आता है, द्वितीय स्थान आता है बिहार का। पहला जो है वो वेस्ट बंगाल है, द्वितीय जो है वो कौन है, द्वितीय है आपका बिहार। बिहार में भी पूर्णिया, पूर्णिया में जूट पार्क भी है। बिहार के किन जिलों में से किस किस जिले में ही पिगमेंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। तो पिगमेंट स्वैम्प मिट्टी जो है वह जहां पर शिवालिक का विस्तार है उन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो शिवालिक का विस्तार कहाँ है, पश्चिमी चंपारण में। तो पिगमेंट स्वैम्प मृदा पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। जब ये बिहार की नदियां आपको पढ़ा रहा था उस समय भी ये सवाल मैंने आपको पढ़ाया था। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है, सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ जिला कौन सा है, पश्चिमी चंपारण। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया। ये कौन सी मिट्टी से, कछारी मिट्टी से, जिसको आप जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है। तो ये उत्तरी बिहार के जिले हैं। कैसी मिट्टी पाई जाएगी, सामान्य तौर पर नवीन जलोढ़ वाली मिट्टी, नवीन जलोढ़ वाली मिट्टी, क्योंकि इन क्षेत्रों में क्या होता है, इन क्षेत्रों में आपको बाढ़ का अधिकता, जो बाढ़ का प्रकोप है वो आपको इन क्षेत्रों में दिखता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी, ये बी न्यू एलुवियल सॉइल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी न्यू एलुवियल सॉइल। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी न्यू एलुवियल सॉइल। चलिए, अब जो है यहां हो गया आप लोग का खत्म बिहार का। बिहार का जो ज्योग्राफी वाला इलाका पोर्शन है जो लूसेंट से संबंधित है वो आपका यहाँ पर अब खत्म होता है। तो ये भी आपकी परीक्षा के लिए काफी सही है। ठीक है,
चलिए अब हम लोग देख लेते हैं अनअकैडमी के कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस को। जो बैचेज हैं, एक बैचेज आपको दिख रहा है वो कौन सा है, वो है अनअकैडमी बीपीएससी का फाउंडेशन बैच है, विजय बीपीएससी। इस बैच की स्टार्टिंग है मार्च 2 से और एंड जो है वो अक्टूबर 30 को है। ये 8 महीने का इसमें कोर्स आपको दिखेगा, जिसमें अलग अलग शिक्षक जो है वो आपको विभिन्न विषयों के जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको इसमें पढ़ा रहे होंगे, जैसे ज्ञान प्रकाश सर, अभिमन्यु सर, अभय सर, शशि सर, डीके चौधरी सर, एसके चौधरी सर। ये सब आपको अलग अलग जो विषय हैं, ये अलग अलग जो एक्सपर्ट्स हैं आपको इसमें पढ़ाएंगे। इसके साथ ही बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए भी देखिए तो अनअकैडमी बैच लेकर आया है, वह भी काफी कम कीमतों पर यह बैच आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको दिख रहा है कि लगभग 12 मंथ के कोर्स का दाम आपको कितना दिख रहा है, 12 मंथ में 208 रुपए प्रति महीना, 6 मंथ में 333, 3 मंथ में 500 रुपए प्रति महीने के हिसाब से यह जो है कोर्स है, जो कि काफी कम कीमत पर स्थित है, कम कीमतों पर ही है। इसके अलावा जो अगर आप देखेंगे तो मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर है, यह मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर भी काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें 3 मंथ फ्री मिलेगा आपको 2 साल के सब्सक्रिप्शन पर। ठीक है, इसके अलावा एक जो इंपॉर्टेंट है कि बीपीएससी के कोर्स का जो प्राइस है वह भी बढ़ने वाला है, तो इस कोर्स के प्राइस को भी आप लोगों को, बीपीएससी का जो प्राइस है वो बढ़ेगा, तो इसके लिए जल्दी से जल्दी आप लोग मेरे कोड का इस्तेमाल करिए, BS10 लाइव कोड का, और जल्दी से जल्दी एकदम तेजी से एडमिशन ले लीजिए, तब जाकर आपको जो है वह 10% का जो डिस्काउंट है वह आप आसानी से अवेल कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको जो है यह बिल्कुल आसानी से इस प्राइस को अवेल कर लेना है। तो अभी के लिए बस इतना ही, बात बाकी मिलने पर। थैंक यू वेरी मच।